मौर्य के तमाम दर्शकों का स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। आज आपकी खास मुलाकात जबरदस्त तरीके से जमीन से जुड़े एक ऐसे भारत के बिहार के दिग्गज राजनेता से होने वाली है जो एक नहीं बल्कि चार मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं और एक नहीं बल्कि चार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी को। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी आज हैं खास मुलाकात में। मांझी जी, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। धन्यवाद आपको इसके लिए। किस तरीके से इतने जबरदस्त तरीके से जमीनी हकीकत से जुड़े रहते हैं आप लगातार कि एक नहीं चार मुख्यमंत्री, एक नहीं चार विधानसभा क्षेत्र से? हमारा जीवन और जहाँ हम राजनीतिक परिदृश्य में आए हैं एक मिथ्यक को तोड़ता है। मिथ्यक ये कि राजनीति में आने वाले या तो बाहुबली होते हैं या जिनको कोई जाति का बहुत आधार होता है या जिनका कोई पॉलिटिकल आधार होता है या नहीं तो पूंजीवादी वाले लोग होते हैं। ये चारों पांचों में कोई भी हमारे साथ नहीं है। इसके बावजूद भी 1980 से आज तक लगातार एक टर्म छोड़ करके विधायक और मंत्री रहते आए हैं। तो लगता है कि कर्म की पूजा होती है, कर्म के लोग सराहना करते हैं और वही एक कारण है, या भगवान की इच्छा भी मान सकते हैं। यानी भले ही राजनीति की कितनी तरीके से आलोचना हो, निंदा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जो स्थापित मिथकों को तोड़ते आए हैं। उन्हीं में से एक हैं जीतन राम मांझी, आज अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। लेकिन कल्याण मंत्रालय को लेकर भी हमारे दर्शक थोड़े से उहापोह में हैं कि इतने सारे विशेषण क्यों लगाने पड़ रहे हैं। कल्याण मतलब कल्याण, ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। आपने ठीक ही कहा। 2006 वर्ष के पहले कल्याण मंत्रालय अमलगेटेड था, एक साथ था। उसमें समाज कल्याण, अति पिछड़ा कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण एक साथ था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में इन विभागों में और अच्छा और कारगर काम करने के लिए इसको 3 भाग में बांट दिया। उसमें समाज कल्याण अभी देख रहे हैं परवीन अमन मुल्ला जी देख रहे हैं। उसी प्रकार से अति पिछड़ा पंचायत राज के अलावे हरी शाह जी देख रहे हैं और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग मेरे पल्ले है, मेरे साथ है, जिसे हम 2008 से देख रहे हैं। जी, 2008 से आप देख रहे हैं। और जब दोबारा चुन के मुख्यमंत्री बनकर आए तो बहुतों के मंत्रिमंडल बदल दिए नीतीश कुमार जी ने, लेकिन आपका मंत्रालय वही रहा। क्या कोई खास किया था आपने क्या की? इसमें ऐसा है कि आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति में दलित और महादलित कंसेप्ट आया। हम इस कंसेप्ट को शुरू से ही लाना चाह रहे थे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़ गई हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि वो बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर, जैसे भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, रजवार, भोगता, तुरी, ये सब जातियां हैं जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो विकास उनका नहीं हो पाया। इसके चलते हम लालू जी के राज में भी जब मंत्री थे तो उनको भी हमने कहा था और 1997 में गांधी मैदान में 1.25 लाख मुसहरों को हमने जुटाया था इसी मांग पर कि शेड्यूल कास्ट में जैसे पिछड़े वर्ग में उनके विकास के लिए पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग किया गया है, उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में भी शेड्यूल कास्ट एक नेक्सर 1, शेड्यूल कास्ट नेक्सर 2 या दलित या महादलित कीजिए, ताकि जो अभी हाशिए पर हैं उनका विकास हो सके। उन्होंने बात नहीं मानी। शायद आपको नहीं पता होगा कि 2005 में राजद वालों ने हमको शायद इसीलिए टिकट नहीं दिया था कि हमने ऐसी मांग की थी और उनका कहना था कि ये समाज में तोड़ने की बात है,
हमने कहा कि नहीं, समाज में तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि वे समाज जो हाशिए पर है उनको आगे बढ़ाने की बात है। इस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने मान लिया और आपने देखा कि अनुसूचित महाजाति अनुसूचित जाति में 2 वर्ग को किया गया, बांटा गया। बांटने में महादलित बना, महादलित आयोग बना, महादलित आयोग के अनुशंसा पर महादलित विकास मिशन बने और उसमें अनेकों कार्य चल रहे हैं, जिसमें विकास मित्र हैं, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना इत्यादि चल रहे हैं। तो लगा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जीतन मांझी ने एक ऐसा कंसेप्ट दिया और जिसके आधार पर दोबारा जो हम लोग चुनाव जीत करके आए, तो ये सर्वमान्य है। सब लोग जानते होंगे, राजेश जी आप भी जानते होंगे कि महादलितों का इसमें बहुत बड़ी भागीदारी हुई है। पॉलिटिकली कॉन्शियस इतना नहीं पहले लोग थे, अब लोग वोट देना शुरू किया और दिया तो हम लोगों के पक्ष में दिया। और जिसके कारण की जो दोबारा जीत हुई है जबरदस्त तरीके से, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, उसमें महादलितों का योगदान, बड़ा योगदान है। लेकिन अब कुछ कड़वे सवालों का आपका जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा महादलित उनकी तरक्की के लिए, शिक्षा मंत्री आप रहे हो, शिक्षा कितनी मजबूत जगह होती है। हमारे पास इस एक है कि महादलित बस्तियों में अलग से स्कूल बनाने की भी योजना थी जो अब तक कागजी बनी हुई, ये आरोप नहीं। जैसे अभी आपने देखा कि जब हम महादलित शब्द का इजाद किया और महादलित आयोग के अनुशंसा के आलोक में महादलित विकास मिशन बनाया और महादलित मिशन के अनुशंसाओं के आलोक में आपने देखा होगा कि 19,000 टोला सेवक का चयन हम लोगों ने किया और 19,000 स्कूल में वो 25 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा करके स्कूल में जाने लायक बना करके वो आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो लड़के स्कूल में नहीं जा पाते थे महादलितों का, वो स्कूल में जाने लगे हैं। उसी प्रकार लेकिन से स्कूल खुले नहीं हैं अभी तक। नहीं, नया जिसे उत्प्रेरण केंद्र चल रहा है, ये टोला सेवक चल, टोला सेवक के रूप में जो चल रहा है, तो ये सब तो विद्यालय ही ना, नहीं ये भी विद्यालय ही ना है। अब रही बात कि उनके लिए अलग विद्यालय खोला जाए, तो उस माने में हम लोग जो रेजिडेंशियल विद्यालय आज चला रहे हैं करीब करीब 80 के ये संख्या में है, जिसमें हाई स्कूल भी है, प्राथमिक विद्यालय कुछ हैं, 1-2 मध्य विद्यालय हैं और उनमें उनको उनकी संख्या को देख करके, चूँकि पढ़ाई के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ी है और ये टोला सेवकों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हॉस्टल्स में और रेजिडेंशियल विद्यालय में जो आवासन की संख्या, छात्रों की बल की संख्या जस्ट हम लोग ने डबल कर दिया है। तो कहने का मतलब अभी इस रूप में आगे चल रहे हैं। कुछ कमियां होंगी जिनको आप सुधारेंगे, लेकिन सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप में, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये सही दिशा में बढ़ रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खास मुलाकात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको हम बताते चले कि ये केवल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में ही मंत्री नहीं है। जब हम लौटेंगे ब्रेक के बाद तो आपको बताएंगे किस तरीके से चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, राबड़ी देवी के बाद जाकर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जीतन राम मांझी, सब चारों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का तुलनात्मक टिप्पणी भी करेंगे, बस आपके लिए जीतन राम मांझी, इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप ही के अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी के साथ। मांझी जी, नीतीश कुमार तो चौथे मुख्यमंत्री हैं आपके लिए। चंद्रशेखर जी, बिंदेश्वरी दुबे जी, राबड़ी देवी जी, जरा संक्षेप में इन सब के कार्यकाल के दौरान जो आप मंत्री रहे, उनका तुलनात्मक अध्ययन हमारे दर्शकों के लिए करें कृपया। इसमें थोड़ा सा सुधार चाहिए। इन चारों मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला। इसके अलावे भागवत आजाद और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के मंत्रिमंडल के समय भी हम विधायक के रूप में रहे हैं। मतलब आधा दर्जन मुख्यमंत्री गिना दिए। अब रही बात कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो मैं इस बात को बेवाक रूप में कहता हूँ कि चंद्रशेखर बाबू के पहले भी राजनीतिक रूप में थोड़ी सी जानकारी होने के चलते अनेकों मुख्यमंत्रियों को हमने देखा, सुना है, और जिस रूप में काम करने का मौका मिला, तो हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ऐसे
विजनरी मुख्यमंत्री और विजन को कार्यक्रम में परिणत करने के लिए जो छटपटाहट है, जो अपना काम करते हैं, दूसरे मंत्रियों में इस प्रकार की बात नहीं थी। मुख्यमंत्रियों में बात ऐसी नहीं थी। और उसका एक कारण, एक उदाहरण हम देते हैं कि 1980 से लगातार हम विधायक और मंत्री 1990 और 95 के बीच में छोड़ करके हुए, योजना के रूप में जो भी राशि हमें मिलती थी, प्राप्त होती थी, उसका हम 40% से ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, और जिसके कारण हमको योजना में कट होना पड़ता था। मिड टर्म अप्रेजल हम नहीं करा पाते थे। नीतीश कुमार जब आए 2005 में, तो आपने देखा कि 2005 से प्रति साल योजनाओं का आकार बढ़ते गया, और इस साल 2011-12 में आपने देखा होगा कि आज 24,000 करोड़ की हमारी योजना है। कब कि जब हम 90% से ज़्यादा अपनी योजनाओं को खर्च करके दिखला देते हैं, और जो उतनी ही राशि केंद्र सरकार से भी मिलती है। अपने इंटरनल सोर्सेज जब हम लगाते हैं तो फिर केंद्र से मिलती है। तो कहने का मतलब कि एक जमाना था लालू जी के समय में या राबड़ी देव जी के समय में कि हम लोग जवाब देते थे मंत्री के रूप में कि वित्त की कमी है, इसलिए इसको संचिका को संचिकास्त किया जाता है। और आज यहाँ पर वित्त का कोई कमी का कारण ही नहीं बनता है, बल्कि काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, कम पड़ गया है। इसके चलते योजना का आकार और बढ़ाने की स्थिति में न जाकर के हम लोग इस पर इतना ही पर ये होते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मुख्यमंत्री के रूप में हम नीतीश कुमार को मानते हैं। और इसके पहले अगर थोड़ा काम की बात अगर कही जाए, निष्ठा की बात कही जाए, तो चंद्रशेखर बाबू में हमने देखा था कि चंद्रशेखर बाबू के समय में भी हमने देखा था कि अपनी योजनाओं को भली भांति उन्हें ये करवाना, पदाधिकारियों पर एक ग्रिप होना, और सभी विधायकों का, कार्यकर्ताओं का एक तरह से मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, और राज्य में एक काम का वातावरण बना था। तो उस दृष्टि से खाली अगर तुलना करें, आपने कहा चंद्रशेखर जी ने जब मुख्यमंत्री थे सभी विधायकों का, सभी लोगों का मान सम्मान की रक्षा करते थे। आज थोड़ी सी इसको लेकर कहीं कुछ विरोध के स्वर नजर आते हैं, ऊपर सतही तौर पर नहीं आते हैं कि नीतीश जी थोड़ा सा ऐसा अड़ियल या कड़क मिजाज के हैं कि हिम्मत नहीं होती विधायकों की या कुछ बाकी लोगों को उनके सामने। देखिए, हम लोग तो बहुत वैसे परिवेश से आए हैं राजेश जी, आप भी मगध प्रमंडल के ही। कहा गया है कि बिन कड़वे औषध पिए मिटे न तन की ताप। तो जो परिस्थितियाँ बदल गई 1947 से आज तक 64 साल हुए, काम होने लगा। इसमें हम राजनीतिकों का, हम जो समाज में काम करने वाले विधायक के समय, इनके प्रति उंगलियां उठती रही। और उंगलियां उठना मैं नहीं समझता हूं कि हमारे लोग सभी दोषी हैं, लेकिन उंगलियां उठती रही। तो समाज की बात को मान करके कुछ तो आगे बढ़ने की बात की जाने लगे, करना चाहिए था। उसी रूप में नीतीश कुमार जी ने आज काम किया। कार्यकर्ताओं का अवहेलना या विधायकों की अवहेलना हो, वैसी बात नहीं। आपने देखा कि तो मतलब अगर कड़क है तो थोड़ा समय की मांग है। कड़क नहीं कहा जा सकता है, कड़क नहीं कहा सकता। काम के प्रति निष्ठा है, काम को एक करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। अभी आप हैं अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री। बाकी तमाम चारों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कौन कौन से मंत्रित्व के काल को चखा आपने, कार्यभार संभाला आपने, जरा जल्दी जल्दी। अब चंद्रशेखर बाबू के समय में हम उप मंत्री कल्याण थे। उस समय तीनों विभाग थे। उस समय हमको इस बात का फक्र है कि जो आज ICDS प्रोग्राम का केंद्र है, वो बहुत कम आता था, कम प्रोजेक्ट था, 10-20 केंद्र था। हम लोग केंद्र से प्रयास करके उस समय करीब 70-80 केंद्र लाया। आज तो 600-700 केंद्र चल रहा है। फिर तो उस समय क्या, उसके बाद जब हम आए तो बिंदेश्वरी दुबे जी के सरकार में भी मंत्री रहे। सबसे पहले मंत्रालय हमको मिला नगर विकास मंत्रालय। नगर विकास मंत्रालय का काम कर रहे थे। हम तो कहते हैं कि कुछ ऐसा छुआ, हम करना चाहा, लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री जी के दिमाग में बात न रही हो। अब उसको गिनाना नहीं चाहते हैं। उस समय झारखंड और यहाँ था, झारखंड में आपको हजारीबाग माइंस बोर्ड होता था, उसके चेयरमैन के बनाने और बिगाड़ने की बात आई थी। तो एक थे कोई जिनके बारे में बहुत कंप्लेन पाया, तो हम चाहते थे उनको हटा देना, लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं चाहा, और उसके तुरंत बाद मेरा विभाग बदल गया, बल्कि मंत्री को हटा दिया गया। हम जो भी हो, विभाग बदल दिया गया। और फिर हम राजस्व में आ गए, और राजस्व में आए तो उस समय
हम एक काम बहुत अच्छा काम किया जो हम समझते हैं कि आज भी लोग नाम लेते हैं। 800 अमीन की बहाली होनी थी, वो शेड्यूल कास्ट का पद था। राम जयपाल बाबू हमारे मिनिस्टर थे रेवेन्यू का, वो नहीं चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोग बहाल हो, उसको डी रिजर्व करने का प्रस्ताव आया था। इस पर हम अड़ गए, हम कहा कि नहीं, 800 पद शेड्यूल कास्ट का है तो होना चाहिए। और हमने लिखा कि जब IAS और IPS को उनके सिलेक्शन के बाद जॉब ट्रेनिंग देते हैं तब उनको अपॉइंट करते हैं। लाइक वाइज अगर शेड्यूल कास्ट में अमीन अमानत पास किए हुए नहीं मिलता है तो उसकी बहाली करके अमानत का ट्रेनिंग दें और उसके बाद उसको बहाल करें। इस चीज़ को हम धन्यवाद देते हैं कि बिंदेश्वरी दुबे जी ने हमारी बात को मान ली और राम जयपाल सिंह यादव जी को उन्होंने कहा था। इस बात में मुझे गर्व महसूस होता है कि राम जयपाल बाबू जीतन मांझी को आपके बीच में दिया था ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन जीतन मांझी का जो ये एक्शन है उससे कुछ सीखिए। तो एक अच्छा काम हुआ था तो हमको लगा। और इसके बाद अब हम लोग चले आए 1996 में। 96 में मंत्री विधायक बने, 98 में शिक्षा मंत्री के रूप में हमने काम किया। शिक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। और उस समय जब हम काम किया तो और बातों के अलावा एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं की संख्या बहुत काफ़ी थी, लेकिन शिक्षक बहुत कम हुआ करते थे। शहरी क्षेत्र में देखते थे कि छात्र छात्राएं रहती ही नहीं थी और टीचर वहाँ के सैंक्शन स्ट्रेंथ के दुगना होता था। इस चीज़ पर माननीय राबड़ी देवी जी को हमने सलाह दी, लिख करके दिया कि ऐसा मत कीजिए, आप सामाजिक न्याय का वोट लेकर के आए हैं और सामाजिक न्याय के बच्चे हमारे वहाँ कबड्डी खेल रहे हैं, पढ़ाने वाले कोई नहीं है, विशेष करके साइंस के टीचर वहाँ एकदम नहीं हुआ करते थे। इस तरह से किया, लेकिन वो बात को उन्होंने नहीं माना। फिर अंत में 2005 में तो हम लोग चुनाव जीत करके आए 2000 में, और 2000 और 2005 में जब वही लोग थे, लेकिन हमको मंत्री नहीं बनाया गया। फिर 2005 में जब हम चुनाव फिर नीतीश जी के साथ आए तो फिर यहाँ आज काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री चाहे जो बदलते रहे, लेकिन मंत्री पद की एक कुर्सी जीतन राम मांझी के लिए रिजर्व रहती थी ज़रूर। यहाँ खास मुलाकात के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी वो खासियत है कि चाहे कोई भी हो मुख्यमंत्री, एक न एक मंत्री पद जरूर इनके नाम रहता है। कौन कौन से हैं वो 4 विधानसभा क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व ये कर चुके हैं, किस परिवार से आते हैं, क्या है व्यक्तित्व जीतन राम मांझी का, जानिए हम खुद मांझी जी की जुबानी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी के साथ। मांझी जी, 4 मुख्यमंत्रियों की बात हो गई, अब 4 विधानसभा क्षेत्रों की जरा जिक्र हो जाए, उसका जिक्र हम कर लें कि कहाँ कहाँ से आपने प्रतिनिधित्व सबसे पहले 1980 में हम फतेहपुर विधानसभा जो गया जिला का है वहाँ से चुनाव जीता। 1985 में दोबारा टिकट वहाँ से मिला, फिर हम चुनाव जीते फतेहपुर से ही, कांग्रेस से। 1990 में भी हमको वहीं से मिला टिकट, लेकिन हम उस बार हार गए। उसके बाद 1995 के बाद हम चले आए राजद में, तो हमको टिकट मिला बाराचट्टी से। फिर तो 1996 में हम चुनाव जीत करके 2000 तक के रहे हम बाराचट्टी से। उसके बाद 2000 में जब टिकट आने की बात आई, मिलने की बात आई, तो हमको लालू प्रसाद जी ने बोधगया का टिकट थमा दिया। हालांकि हमने विरोध किया था कि जब बाराचट्टी में हमको तुम क्यों दिया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि आप जाइए ना, कोई मकसद से हम भेज रहे हैं। और सही बात थी कि वहाँ तक सत्ता पक्ष के कोई लोग नहीं जीतता था, हम ही एक आदमी थे जो कि वहाँ चुनाव गए, लड़े और चुनाव जीते। सत्ता पक्ष को टिकट दिलवाया थी, रिटर्न करवाया, दैट वाज द एन एग्जाम्पल। उसके बाद फिर 2005 में हम चुनाव बाराचट्टी से ही लड़े, चुनाव जीत गए। और 2010 में फिर हम तैयारी कर रहे थे कि बाराचट्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन श्रद्धेय नीतीश कुमार जी ने हमको कहा कि मखदूमपुर से भी आपका कुछ नाम लोग लेते हैं। तो हम कहा कि नाम लेते हैं एक अलग बात है, आपकी जो इच्छा, तो ना आप हमको बताइए। हम कहा हम तो मखदूमपुर लड़ना चाहते हैं। फिर कहीं कि
है कुछ कारण कि हम चाहते हैं कि मखदूमपुर से आप चुनाव लड़ें। हम कहा कि यही चीज़ पहले कहते हैं, हम तो आदेश के पालक है, जहाँ से कहीं हम चुनाव जीतेंगे लड़ेंगे। तो उन्होंने टिकट यहाँ दिया, चुनाव लड़े, चुनाव जीते। ये 4 मेरा कंस्टिट्यूंसी है। यही 4 हमारी कंस्टिट्यूंसी, और 3-4 और चीज़ों को गिनवाते हैं जिनके बावजूद नहीं, जिनके बगैर ये अपनी राजनीतिक वजूद पर बरकरार हैं। धनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है, कोई बड़ी राजनीतिक विरासत नहीं मिली है, कोई ऊंची जाति का परिवार नहीं है। तो आखिर क्या है आपका बैकग्राउंड? किस परिवार से आते हैं, किस गांव से आते हैं, कहाँ से लालन पालन शिक्षा हुई आपकी? प्रारंभिक जीवन मेरा तो गांव में ही था, आज भी है। 1944 का अक्टूबर महीना, 6 अक्टूबर 1944 का जन्म था। बहुत दिलचस्प बात है कि मेरा नाम जीतन क्यों पड़ा। उस जीतिया आप जानते होंगे, जीतिया जब माई अपन बेटा वास्ते हाँ सब करा माँ करती है, और उस दिन कर रही थी। वो जिस दिन जितिया का उपवास रहा उसी दिन मेरा जन्म रहा। यही कारण है कि हमारा नाम जीतन कहलाए। काहे कि शेड्यूल कास्ट में देखा होता कि शुक्र के जन्म हो गल तो शुक्रा कहलाए, एतवार के जन्म हो गल तो एतवरवा कहलाए। हमारा जितिया के जन्म हो तो जितना नाम कहलाए। जितना हो गई, लेकिन दूसरों का माने हुआ है लगातार जीतते चल गई। हाँ। तो जीतन नाम मानी हो गई। देखा, ये बात में हम पहले ही तोरा कह लियो कि हमरा तो कोई विरासत न है, और ऐसनो हो गल मन में कोई ऐसा बात है भगवान के शक्ति के हम समझे ही, लेकिन ई आडंबर पूजा पाठ के हम न करे ही तो कभी का डर लगे है। लेकिन अंदरूनी बात हमरा ये समझ में आवे है कि अगर भगवान के इच्छा न रहत हल तो हम यहाँ तक नहीं तुहल। लेकिन एकर पीछे कर्म भी है। कर्म ये है कि जब हम चुनाव जीते ही तो हम भूल जाही कि हमरा कौन वोट दिलक है। जे न वोट दिलक है ओकरो मदद करे ही। ये बात सही है कि जे वोट दिलक है सेकरा ज़्यादा मदद करे ही, और जे न दिलक है ओकरो कोशिश करही, और हर तबका के लोग के करही। यही कारण है कि फतेहपुर भी, बाराचट्टी भी, बोध गया भी, हद से हद मखदूमपुर में भी हमरा सब जात के लगभग के वोट मिलल, हम चुनाव जीते आ गए। बहुत खूब। लेकिन जब आपने कहा कि खर जितिया के दिन आपका जन्म हुआ, जीतन आपका नाम पड़ गया, जितना नाम पड़ गया हल अब परिष्कृत होकर वो जीतन राम मांझी हो गया। शिक्षा दीक्षा कहाँ? हाँ, अपन गाँव में स्कूल न हल तो पढ़े जा हली हथियामा एगो गाँव हल, वहाँ से प्राथमिक विद्यालय पास कैली। उच्च प्राथमिक विद्यालय एगो नदरा है, प्राथमिक विद्यालय हुमा से होली। हाई स्कूल वहीं पर एगो बलदेव हाई इंग्लिश स्कूल नईली है, जहाँ हमरा से 6 किलोमीटर दूर पड़ा है। वहाँ जा कर के 1962 में मैट्रिक पास कैली। 1962 के बाद हम चलेली गया कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या बात? हाँ, और गया कॉलेज में एडमिशन हो तो 4 बरस रहली। 1966 में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट कैली। और हमरा इतना उत्साह वीवी शरण जे इतिहास के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हलन, हमरा उत्साह दिलन हल कि जीतन तोरा फर्स्ट डिवीज़न तो कोई न दे तो ई वजह से कि यूनिवर्सिटी हो अमुक के, लेकिन तू फर्स्ट डिवीज़न डिजर्व करा है, तू सेकंड डिवीज़न भी पास करके आवा, तोरा गया कॉलेज में हम प्रोफेसर बना दे। लेकिन हमरा याद है 1967 के कहानी, जब 66 में पास करके हम क्लास करे थली। अब बाबूजी हमार मजदूरा हलन, मजदूरी करा हलन। कभी वो हमरा न कहलन कि तू नौकरी करिया या का करिया, वो कहलन कि जा तोरा हम छोड़ दिले, तोरा जे मन में हो से कर। लेकिन दर्शकों को बताते चले कि 1940-1950 के दशक में शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण चीज होती थी, और कोई मजदूर, और वो भी दलित जाति का, अगर अपने बेटा को स्कूल कॉलेज और गया कॉलेज तक पहुंचाता है, सचमुच काबिल तारीफ है। तो अब हम वापस खड़ी बोली हिंदी में लौटते हैं। जी। तो ये बात सही है कि हमारे पिताजी का एक तरह से दूरदृष्टि या ये एक दृढ़ इच्छा कि हम अपना बच्चा को पढ़ावेंगे, तो वहाँ तक के बात थी। लेकिन 67 में जब अकाल की बात आ गई तो पिताजी के आंख से आंसू। हम शनिचर एतवार को आज भी अपने घर जाते हैं। उसमें स्टूडेंट आवर में भी शनिचर एतवार को हम अपने घर जाते थे। इसको होम सिकनेस आप कर सकते हैं। वहाँ की मिट्टी से हमको आज भी प्यार है, उस समय भी प्यार था। तो पिताजी के आंख से आंसू देखा। पिताजी ने कहा कि बाबू अब तो मजदूरी भी न मिलो,
हम कहा कि अच्छा पिताजी, मजदूरी भी नहीं मिलती। तो ठीक है, यही सोच करके हम वहाँ से चले आए। और जो नहीं तो कहा करते थे अपने साथियों से कि बरों शंभू नहीं तो राहु कुमारी, यानी कि हम जाएंगे राजनीति में और नहीं तो हम घर पर हल जोतना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी फोकरी हम नहीं करेंगे। लेकिन आपने नौकरी की? हाँ, वही कह रहे हैं कि जब पिताजी की आंख में आंसू आया और उन्होंने कहा कि 66 के अकाल के बाद, 67 में, 66 के में तो ग्रेजुएशन किया और दाखिला ले लिया पोस्ट ग्रेजुएट में, लेकिन 67 में जब अकाल पड़ी तो पिताजी ने ऐसा कहा। देन एंड देयर जैसे ही हॉस्टल में हम गए गया रामपुर छात्रावास में, हमने देखा कि बहुत से लड़के फॉर्म भर रहे हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली थी। हम गुप्त रूप में चुप फॉर्म लेकर के भर दिया और 45 दिन के अंदर ही हमको अपॉइंटमेंट लेटर आया और वही गए में पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में हमने नौकरी शुरू कर दी। तो 1900 क्लर्क के रूप में 1967 से लेकर के 20 फरवरी 1980 तक के हमने नौकरी की। 20 फरवरी 1980 को हमने रिजाइन किया और फिर राजनीति में पदार्पण किया। और राजनीति में 80 में ऐसे विधायक बने कि फिर कोई भी हो मुख्यमंत्री, मंत्री तो जीतन राम मांझी रहे हैं ज़रूर। लेकिन अब अंत में एक सवाल, क्या ज़मीन से आप जुड़े रहे हैं, किस तरीके से आप जीवन को देखते हैं? मतलब आपके परिवार, समाज, या जिस रूप में आप अपने को व्यक्त करते हैं, कपड़े के रूप में? उसको मैं ये कह सकता हूँ कि हम जब अपने गांव में जाते हैं और जब हम बैठे रहते हैं ग्रामीणों में, तो कोई पहचान नहीं पाता है कि हम मंत्री हैं। और हम गांव वालों को भी कहते हैं कि मंत्री जब हम पटना सेक्रेटेरिएट में बैठे हों और फाइल डील कर रहे हों, लोगों से बात कर रहे हों, मंत्री हैं। जिस प्रकार से पटना से हम दक्षिण बढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम मंत्री हैं। हम एक ग्रामीण हैं, ग्रामीण के रूप में सबसे बात सुनते हैं। ये मेरा भोलापन कहिए या जो कहिए। और रही बात रहन सहन स्टाइल, तो मेरे पिताजी एक मजदूर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कुछ कुछ बातें अपने पिताजी से सीखनी चाहिए। एक बात आज भी याद आती है हमारे पिताजी को कि उन्होंने कहा था कि बेटा, कुल और कपड़ा को बचा के रखना चाहिए। तो कुल किस रूप में हम बचा के रखे हैं तो भी बात है कि हम और हमारा एक छोटा भाई था, वो आज नहीं है, सब इंस्पेक्टर पुलिस था, उसका डेथ हो गया। और वो जब नौकरी में आया था तभी हम राजनीति में पदार्पण किया, नहीं तो हम नौकरी तब तक के करते रहे जब तक कि मेरे माता पिता को देखने वाला, घर देखने वाला कोई नहीं था। भाई के नौकरी हो गया तब फिर यहाँ हम आए। पढ़ने लिखने का जहाँ तक सवाल है, समाचार पत्रों से और किसी की जीवनियों को पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट है। बहुत खूब। यानी ये है रुचियाँ, ये हैं अभिरुचियाँ, ये हैं इनकी पसंद। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी के। मांझी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खास मुलाकात में पधारे। आपको भी इसके लिए बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने इस तरह का मुझे अवसर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि इनसे मुलाकात आपको जरूर पसंद आई होगी। लेकिन इस वादे के साथ मैं हो रहा हूं आपसे रुखसत की, अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, आप ही की इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खास मुलाकात। और उसमें एक और दमदार शानदार शख्सियत होंगे आपके साथ। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।